0.6 मिलियन इसके साथ या तो ING आता है या इसको काट के उसको डिपेंड्स कर दो, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। टू द कंट्रोल सलीम टेल्स नहीं, सलीम हैज़ इन्फॉर्म्ड या सलीम हैज़ नोटिफाइड। सो ओनली देन, सिर्फ तब PL लाइबल होता फॉर स्पेशल डैमेज अगेंस्ट स्पेशल डैमेज। हाउएवर he will give ordinary damage। एक सवाल आया, सॉरी एक आंसर आया मेरे पास, सुनिएगा। Ordinary damages arise naturally due to the breach of contract itself and it is the difference between market price and contract price। भाई ने लॉ बताया। अब भाई करें इसको एक्सप्लेन। नाउ अकॉर्डिंग, ये नहीं आता इसके बाद, ये नहीं आएगा। Now, according to the given condition of the question, Salim is liable to receive the compensation of rupees 2 million, but 0.6 million is depending upon the condition only if Salim has already notified या Salim has already informed the manufacturer या third party. So only then it was liable to be paid. Otherwise वो उसको नहीं मिलेगा। हो गया? ले आओ। अच्छा लिखा था। गुड। 4 में से 2.5। आ जाओ। और कोई हो गया? आ जाओ। ऊपर आ जाओ। यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग नहीं, यूजुअल कोर्स ऑफ डीलिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, सिचुएशन या यू कैन राइट दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ सिचुएशन। Salim can recover first form 2 million from PL because PL is in breach of contract. However, 0.6 million can only be recovered if Salim puts a reasonable knowledge, if Salim, उसने भी गलती की थी, if Salim has notified या if Salim has informed at the time of formation of contract, Salim is entitled to claim 2 million compensation। अभी देखो, Salim is entitled to claim compensation, तो ये फिर रिसीव क्यों आ रहा है जब ऊपर आपने क्लेम लिख दिया? डबल बात कर रहे हो ना, तो उतने ही जितने भाई को मिले थे। लिखा सही है। एक और आया है ड्राफ्ट मेरे पास, सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑर्डिनरी डैमेजेस अराइज इन नॉर्मल और यूजुअल कोर्स ऑफ डीलिंग एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। Salim can recover 2 million from PL because PL is in breach of contract. However, यहाँ भी लिखा आपने, can recover 2 million as ordinary damage। बताओ सही। However, 0.6 million as special damage can only be recovered if Salim puts a reasonable notification या उसने उसको inform किया हो, notify किया हो at the time of formation of contract। ठीक है, इसको थोड़ा सा मज़ीद करने की जरूरत है। Anyone? आजा। अब देखो, सबसे पहली मिस्टेक है कि आपने एक ही पाया में सब कुछ घुसाया। मैं बीइंग एन एग्जामिनर, मुझे समझ आ रही कि मैंने पढ़ना कहाँ से, टैक्स कहाँ लिखा हुआ है, मैं पता लिखना था। ये एक पैराग्राफ पढ़ना था, फिर लाइन की स्पेस आती, फिर ये सेकंड शुरू होता, यहाँ पर ख़त्म होता, फिर ये तीसरा स्टार्ट होता और यहाँ पर ख़त्म होता। Yes. क्योंकि नया पैराग्राफ तो फिर एस कैपिटल हो जाएगा। अच्छा लिखा, गुड। सुनिएगा, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑर्डिनरी डैमेज आर नेचुरली अकर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स ड्यू टू ब्रीच इटसेल्फ एंड इज नॉर्मली द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस। वो हमारी बात हो गई है। एंड स्पेशल डैमेजेस आर दोज व्हिच आर पेड ड्यू टू स्पेशल लॉसेस ओनली व्हेन द पार्टी हैज डिक्लेयर्ड देम एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। In the given situation, since PL didn't fulfill their part of the contract to supply 5 vehicles to Salim, so they have breached the contract. Hence, Salim is entitled to recover
recover ordinary damages from Phony Limited, but compensation of 6.6 million would only be paid या compensated if Salim had told Phony about these special damages at the time of making contract. कुछ बातें ऊपर भी की नीचे भी की रिपीट कर रही हूँ मगर लिखा अच्छा थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं वो कवर की जा सकती हैं. एनीवन एल्स? आज चैप्टर नंबर 10 पे पहुँचते हैं. आज बताओ आज शर्मा क्यों रहे हो तुम? आपने भी वही गलती की. आपने भी एक ही पैराग्राफ में सब कुछ घुसा दिया, लाइन स्पेसिंग, ताकि मुझे पता चले कि एक बात खत्म कहाँ पे हो रही है, स्टार्ट कहाँ पे हो रही है. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, in the mentioned situation the ordinary damage has been occurred. ठीक है. A special damage is also occurred due to the refusal of the delivery vehicles by Phony Limited to Salim. It cost Salim 0.6 million due to delay in supply. If Salim has informed at that time a contract about special damage, then he was entitled. आपने ये तो बताया नहीं कि ordinary damage क्या होता है और special damage क्या होता है. लॉ तो बताना भूल ही गए हो और ये भी नहीं बताया कि वो डिफरेंस होता है. तो ऊपर वाली बात खा गए हो और आपने उसको एक्सप्लेनेशन में और कमेंट वाली बात यानी कि लॉ नहीं लिखा, एलईडी में से एल गायब कर दिया और ईडी बता दिया. तो लिखा बाकी अच्छा है, बट लॉ होता तो उसमें शायद 2.5 को मैं 3.5 कर जाता. बाकी लिखा अच्छा. और वो लाइन स्पेसिंग सर ब्लू बाइकर में भी ये करोगे मैं खत्म हो गया था. आपने भी वही काम किया है, लाइन स्पेसिंग नहीं छोड़ी. एक ही पैराग्राफ में सब कुछ घुसा दिया. नहीं कहाँ छोड़ी है लाइन, कहाँ पे छोड़ी है? जहाँ पे आपने एक बात खत्म किया ना वो सब लगाया, एक नीचे लाइन छोड़ो, अगली बार एक लाइन की बात करो. लिखा अच्छा. हाय हाय. इन द केस सलीम आस्क्ड पीएल फॉर परचेजिंग ऑफ 5 व्हीकल्स इन फरवरी से पहले क्या होता है? उसी के लिए कहना था. बट ही कुड नॉट टेल हिम दैट ही आल्सो सेल दीज व्हीकल्स टू जीएल. क्यों घुमा फिरा के लिखो? सीधी बात करो कि उसने उसको फॉर्मेशन के टाइम पे नहीं बताया. इतनी बात घुमा के लिखी हुई है आपने, फजूल में घुमाया सवाल को. पता है जितना घुमाओगे ना उतना एग्जामिनर भी उलझेगा आपके साथ. अच्छा सो के बाद कॉमा के बाद स्पेस क्यों है? मतलब पूरी लाइन खाली छोड़ी हुई है. वजह नहीं वो लाइन नहीं छोड़नी, वो साथ ही आता है इसके. ये नहीं बताना अबाउट अनदर कॉन्ट्रैक्ट, बस आपने ये बताना है कि ये पिछले वाले पे कनेक्टेड था. चूंकि उसने नहीं बताया तो अब वो रिकवरेबल नहीं है, और अगर बताया होता तो वो रिकवरेबल होता. बाकी अच्छा जनाब. ये किसका है रजिस्टर मेरे पास? तो आप उठ के आने में क्या अच्छा टप गया हो यार. Under the provisions of the Contract Act, the damages which arise naturally in the usual course of things from the breach itself is recoverable to the extent नहीं to the extent. Extent में और extend में फर्क है. In the given scenario, Phony Limited who had a contract, ये तो already का वर्ड डालो बीच में. बाकी ठीक है. गुड. दो की मिस्टेक्स हैं, एक एक्सटेंड की और एक वो उसकी. बाकियों से अच्छा लिखा था ये वाला. गुड. हाँ जी याल्ला टाइम शुरू कितने हो गया? ये किसका है? शुरू पीछे से किया इतना लंबा. तो आप सर वो पेपर पूरा नहीं होता टाइम पे. चलो पढ़ते हैं. इंटरेस्टिंग केस है. अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का सी छोटा है, एक्ट का ये बड़ा है. ये क्या साइंस है? सी बड़ा होना चाहिए. इन दिस केस अच्छा आपने सिचुएशन कार्ड का केस लिखा है तो सिचुएशन में ठीक थी. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज अकर्ड. चलो वो गलतियां ठीक की जो बाकी कर रहे थे. इन विच वन पार्टी इज वायलेट और फेल्स टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है आपने उसको डिफाइन कर दिया. एक्चुअली आपकी राइटिंग थोड़ी बड़ी है तो वो लाइन जल्दी कवर हो जाती है, तभी आपका फैला होगा. अकॉर्डिंग टू द गिवन सब नहीं शॉर्टकट से लगाना है. आपने काम करना है इसको थोड़ा सा मजीद नीट करके ना ग्रुप में भेजना ताकि ज़रा सारे से इस्तेफादा हासिल कर सकें, सारे आपके राइटिंग से मुस्तफीद हो सकें. बाकियों से कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है. मैं बस ये देखूँ फिर हम चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं. ये क्या है खुद ही बताओ. शुरू कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है ना. मैंने पढ़ना कहाँ से है? यहाँ ना तो आपने हेडिंग डाली है ना अभी बीच में लाइन छोड़ी है. तो एग्जामिनर को पूरी एक लाइन छोड़ दें. आपको आई कैप कुछ नहीं कहेगा, आपने पूरी शीट के पैसे बनेंगे. पता पैसे दिए हो ना आई कैप को, तो वो आपकी मलकियत है. कुछ भी करें उस पर, गेमें खेलें, टिकना शुरू कर दें, लाइन छोड़ दें. मतलब इसको प्रेजेंटेबल बनाएं. लिखा आपने वही जो सबने लिखा होगा, अंग्रेजी भी वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, बात भी वही है, मगर एक्सप्रेशन में फ़र्क आ जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन में फ़र्क आ जाता है, एग्जामिनर के चेक करने के रवैये में फ़र्क आ जाता है. दिस क्वेश्चन वर्सेस दिस क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल. अच्छा प्रेजेंटेबल कौन सा? ये बताओ.
तो वो देखेगा, उसको पसंद आएगा, 4 नंबर का है, टिक बार आएगा 3.5, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे आपने उसको मौका दिया कि वो सवाल में उतरे, सवाल में डाइव करे। तो जितना उसको डाइव करवाएंगे, स्विमिंग करवाएंगे, उतना अपने लिए खतरे की घंटी पैदा कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑन ब्रीच ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज द एग्रीव्ड, अच्छा पार्टीज के बाद फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद दा है और दा का टी स्मॉल है, तो या तो कॉमा डालो। सर जी सवाल में मुझे देखिए बताइएगा 0.6 या 2, ये मिलियन पूरा लिखा हुआ है या एम लिखा हुआ है? पूरा लिखा हुआ है। अकाउंटिंग में ये एम चलता है, ये वाला मजाक यहाँ नहीं करना, समझ आ रही बात की? अगेन डिबेटेबल पॉइंट है सबके लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि लिखना क्या, मगर सबकी अंग्रेजी फर्क है। कोई शुरू करता है ब्रीच को डिफाइन करने से, तो कोई शुरू हो रहा है मैं पहले डैमेज बता दूं। दिमाग में सारी बातें हैं, मगर वो सारी बातें कागज पे किस तरीके से शो हो रही हैं, इसको हमें चेक करने की जरूरत है। एक पॉइंट लिख लें, जब भी आप सवाल को ड्राफ्ट करें ना, तो 2 काम लाजमी करने हैं। वो सवाल कि अगर एग्जामिनर कमेंट्स मौजूद है तो एक दफ़ा उसको जाके कंपेयर कर लें अपने लिखे हुए के साथ, कि क्या आपने वो गलती तो नहीं की जो उसने मना कर दी। अगर तो वो गलती कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी डायरेक्शन गलत है। और अगर आपने वो गलती नहीं की जो वो कह रहा है कि बच्चे ये गलती करके आए थे, इट मीन्स कि आपकी डायरेक्शन सही जा रही है। प्लस सोल्यूशन जो है ना ICAP का, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करें, मगर वहाँ से सीखा करें कि उसका एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है, वो किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को जोड़ता है, वो चीज़ सीखने वाली है। हम लोग थ्योरी के अंदर सबसे जो ज़्यादा मार खाते हैं ना, उसी में मतलब वो इसी में लोग मार खा जाते हैं कि हमें पता होता है कि लिखना क्या है, मगर लिखना कैसे है ये नहीं पता होता। तो एक दफ़ा जब भी आप अपने टेस्ट को तैयार करने के लिए बैठें, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, जब भी चैप्टर पूरा हो गया हो, तो सारे सवाल ना करें, गिनती के 3 सवाल करने हर चैप्टर में से, मगर उस तरीके से करना। क्लियर? आइए 10 पे चलते हैं। लिखा आपने सही था, 4 में से क्या याद करेगा, 3 नंबर दे दे, आपका 3.5 है। अभी लाने मेरे पास